हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अमीक्षा स्टडी सेंटर में। आज हम देखेंगे सीटेट 2018 में आए हुए ईवीएस के क्वेश्चंस विथ फुल एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, क्वेश्चंस देखकर ही आपको काफ़ी हद तक ईवीएस की नॉलेज हो जाएगी, जो कि मैं इस चैनल में कराऊंगी आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। ठीक है, तो लेट्स डू इट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड गोवा विथ रिस्पेक्ट टू बिहार। तो हमको बिहार के सापेक्ष में जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति बतानी है कि मानचित्र में क्या स्थिति है। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लें डायरेक्शंस। जैसा कि आपको पता है, पता होना भी चाहिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस के बारे में। ये हमारी ईस्ट हो गई, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैं रफ स्केच बनाऊंगी मैप का। ये देखिए, सॉरी फॉर द बैड ड्राइंग। तो ये हमारा मैप का स्ट्रक्चर हो गया। ऑलराइट, तो अगर मैं यहाँ पे लोकेट करूँ बिहार को, तो अराउंड इधर पे बिहार होगा। ठीक है, ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, दिस पोर्शन, एंड अराउंड यहाँ पे हमारा गोवा होगा। ऑलराइट, तो बिहार के सापेक्ष में जम्मू कश्मीर की क्या पोजीशन है, देखिए ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो जम्मू कश्मीर इज़ इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, और गोवा, गोवा किधर होगा, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, गोवा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, तो गोवा इज़ इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो देखते हैं हम ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है। सी, ऑप्शन थर्ड इज़ करेक्ट। ऑलराइट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच कंडीशन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन बी स्लोएस्ट। यानी हमको वाष्पीकरण की स्थिति सबसे धीमी कब होगी, स्लोएस्ट कब होगा, वो हमको बताना है। तो देखिए, एवापोरेशन, एवापोरेशन के बारे में मैं थोड़ी सी आपको नॉलेज दे दूँ। एवापोरेशन या वाष्पीकरण यानी कि जब हमारा लिक्विड, सपोज़ ये पानी है, ठीक है, ये टेम्परेचर हाई होने की वजह से, ठीक है, यहाँ पे सनलाइट पड़ रही है, तो ये जो हमारा लिक्विड है वो एवापोरेट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। ठीक है, ये इसको बोलते हैं एवापोरेशन, इस प्रोसेस को। ये प्रोसेस कब हाई होगा, जब हमारा जो सनलाइट है वो काफ़ी तेज़ी से पड़ेगी, तो यानी कि टेम्परेचर हाई होना चाहिए। ऑलराइट, सरफेस एरिया भी, क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस रहेगा उतना अच्छे से जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो एवापोरेट होंगी, तो सरफेस एरिया भी हाई होना चाहिए, और ह्यूमिडिटी जो है वो कम होनी चाहिए। ठीक है, ये सारे कुछ हैं, तो हम ऑप्शन के माध्यम से देख लें। यहाँ देखिए फोर्थ ऑप्शन में बोथ सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस, स्लोएस्ट बताना है ना, तो टेम्परेचर और सरफेस एरिया दोनों ही जब कम होंगे तब सबसे ज़्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिलेटिव पोजिशन ऑफ प्लेसेस, डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस। स्थानों, दूरियों की सापेक्ष स्थिति की समझने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो ये होता है मैपिंग स्किल्स। ओके, चित्रण कौशल, मानचित्र बनाने के कौशल को ही में ही हम स्थान, दूरियां, दिशाओं को जान सकते हैं मानचित्र के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क रिकमेंडेड एनवायरमेंटल स्टडीज़ टू बी टॉट एज एन इंटीग्रेटेड करिकुलर एरिया एट प्राइमरी लेवल। किस एनसीएफ में ईवीएस को पढ़ाना रिकमेंड किया गया था इन प्लेस ऑफ साइंस एंड सोशल साइंस। सो इट इज़ एनसीएफ इन 2000s। ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, विच रीजन हैज़ प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन इन इंडिया।
ये जो स्थानांतरण के खेती होती है, यानी एक जगह करने के बाद फिर दूसरी जगह करने लगते हैं, उसका क्या नाम है? ऑलराइट, तो ये हमारे होते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन में। देखिए ऑप्शन देखिए, नॉर्थ ईस्ट, साउथ रीजन, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूर्व करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? देखिए ये जो नॉर्थ ईस्ट में खेती होती है, इसको एक नाम और है, मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको बता दूं, इसको बोलते हैं झूम खेती। ऑलराइट, क्या? झूम खेती। आप अपने नोट्स में इसको अपडेट भी कर सकते हैं। झूम खेती होती है, कहाँ कहाँ होती है? मोस्टली इन आसाम, इन मिज़ोरम, नागालैंड। ठीक है, ये सारे नॉर्थ ईस्ट रीजन है, यहाँ पर ये वाली खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आएंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर हाइड्रो पावर जनरेटेड फ्रॉम रिवर डैम्स? ठीक है, नदी में बांधों द्वारा उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वी हैव टू टेल द रॉन्ग वन। डैम्स एनकरेजेस सस्टेनेबल ग्रोथ, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। इट डज नॉट पॉल्यूट वाटर टू एयर, हाइड्रो पावर फैसिलिटीज कैन हैव लार्ज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स, डैम डिस्प्लेसेस इंडिजीनियस पीपल फ्रॉम देयर लाइफ लाइन्स। सो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, क्योंकि बांध जो होते हैं हमको टिकाऊ और सतत विकास में प्रोत्साहित करते हैं। ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, क्योंकि इनसे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, सतत विकास नहीं है। सतत मतलब कि जो हमको मतलब फ़िलहाल प्रेजेंट में प्रॉब्लम भी ना करे और आगे भी काम है। आगे तो काम आ सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये हमारी लिए प्रॉब्लम बन सकते हैं। इनसे फ्लड आ सकते हैं और सूखा पड़ सकता है बांधों के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सत्य नहीं होगा, यानी फर्स्ट ही करेक्ट होगा। 67 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ग्रीन हाउस गैसेस? हमको बताना है इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। तो देखिए बताइए आप, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए आप जानते ही होंगे, जिसने भी पढ़ा होगा ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में, ये सारी ही हमारी क्या हैं? ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर कोल्ड डेजर्ट इन इंडिया नॉट अफेक्टेड बाई मानसून? भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? कोल्ड डेजर्ट हैव हॉट समर्स एंड एक्सट्रीमली कोल्ड विंटर्स, या फिर कोल्ड डेजर्ट लाई इन द रेन शेडो ऑफ हिमालयाज। ठीक है, मतलब, और थर्ड ऑप्शन देख लीजिए, एयर इज़ वेरी थिन इन कोल्ड डेजर्ट्स, कोल्ड डेजर्ट आर एट वेरी हाई एल्टीट्यूड। देखिए मानसून से इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, यानी कि वहाँ पे बारिश मानसून के सीज़न में होती है नहीं होती है, उससे मानसून का कोई लेना देना नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि यह ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, यानी कि शैडो रीजन ऑफ हिमालय। दिस इज़ द रीज़न कि कोल्ड डेजर्ट जो होते हैं उन पर मानसून का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग ताजमहल येलो? ठीक है, विच ऑफ दिस कंपोनेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ताजमहल टू टर्न येलो? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर और क्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, SO2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ताजमहल टू टर्न इट्स कलर इनटू येलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 70, हु बिल्ट द गोलकुंडा फोर्ट? हमको बताना है कि गोलकुंडा फोर्ट किसने बनवाया? चोल डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी, काकतीय डायनेस्टी और पल्लव डायनेस्टी। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा
काकतीय डायनेस्टी, काकतीय राजवंश, ठीक है। इसी ने गोलकुंडा फोर्ट बनवाया था। इसने कब से कब तक राज्य किया था? देखिए थोड़ा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ। 12 से 14वीं शताब्दी तक इनका राज्य था, ठीक है। इनकी राजधानी कहाँ थी? वारंगल में। वारंगल अभी बोलते हैं, पहले पहले क्या नाम था इस प्लेस का? ओरुगल्लू। ऑल राइट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काकतीय। आप ये प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। व्हाट इज़ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ अ डेंसिटी ऑफ 15 ग्राम पर मिलीलीटर एंड वॉल्यूम ऑफ 3 ml। सो हमको यहाँ पे क्या बताना है? मास बताना है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ हमको डेंसिटी दी हुई है 15 ग्राम पर ml और वॉल्यूम दिया हुआ है 3 ml। हमको मास निकालना है, या द्रव्यमान हिंदी में। तो हम डेंसिटी का फॉर्मूला लिख देंगे, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो वी हैव टू कैलकुलेट मास, देन मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ऑल राइट, तो हम इसको देख लेते हैं। मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी क्या है? 15, वॉल्यूम क्या है? 3। 15 इंटू 3 45 ग्राम इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी? मास, ग्रेविटी, मोमेंटम या फिर वेट, ठीक है। तो इसमें से स्केलर क्वांटिटी कौन सी है? मास आपकी स्केलर है, ग्रेविटी वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी ये भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, वेट भी वेक्टर है, तो मास हो जाएगी स्केलर, द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इन विच नो लाइट रेज कैन बी पास थ्रू, जिसमें से कोई भी प्रकाश किरण नहीं गुजर सकती, इसको क्या बोलते हैं? अपारदर्शी या ओपेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, what will be the weight of object on the surface of earth whose mass is 10 kg on the moon surface? ठीक है बेटा, मास क्या है? 10 kg on the surface of moon and we have to calculate what is the weight of object on the surface of earth। हमको निकालना है वेट ऑफ। अच्छा, हम ये जानते हैं वेट ऑफ अर्थ क्या होता है? वेट ऑन मून, वेट ऑन मून इज़ 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ। बट यहाँ हमको क्या दिया गया है? ये ध्यान देने वाली क्वेश्चन है, यहाँ पे गलती हो सकती है। यहाँ पे हमको वेट ना दे के हमें मास दिया है, एंड मास इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, जो कि मास क्या है? हर जगह सेम रहता है। वेट कहीं भी इक्वल नहीं होता है, पर मास हम कहीं भी रहें अपने सोलर सिस्टम में किसी भी चेंज रहें, हमारा जो द्रव्यमान है या मास है वो कहीं भी चेंज नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे आज 50 kg के हैं, तो हम मून में हो, यूरेनस में हो, नेपच्यून में हो, किसी भी प्लैनेट में हो, इवन सन में भी हो, हमारा 50 kg मास ही रहेगा। ऑल राइट, तो हमको बताना है कि हमारा वेट क्या होगा अर्थ के सरफेस पे। तो वेट इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। मास कितना है? 10 kg। मास सब जगह इक्वल होगा तो 10 ही लेंगे, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8। आंसर क्या हो जाएगा? 90। तो ये हो जाएगा 98 न्यूटन। तो ऐसा तो कुछ ऑप्शन में दिया नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम रही होगी, क्योंकि या तो फिर यहाँ पे मास ना देता, वेट देता, तो हम 1/6 सीधे सीधे कर देते और वो वेट ऑन अर्थ निकल आता इंटू 6 करके। बट यहाँ पे मास दिया गया है, तो
ऑप्शंस में कुछ इसमें आई थिंक नंबर प्रोवाइड किया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूट डिपेंड्स ऑन, एक विलय के विघटन दर डैश पर निर्भर करता है, प्रेशर, टेम्परेचर, सरफेस एरिया या वेट। इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टेम्परेचर। रेट ऑफ डिसोल्यूशन किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, आप प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, सॉल्यूट और भी ज़्यादा डिसॉल्व हो जाएगा, यानी कि डिसोल्यूशन रेट बढ़ जाएगा। सॉल्यूशन का रेट क्या होता है? जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसे करने से सबसे उपयुक्त रणनीति है? ठीक है, कक्षा में बहस आयोजित करना, डिबेट करवाना, समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन, पोस्टर बनवाना, पोस्टर मेकिंग, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? देखिए, जब बच्चा पौधा लगाएगा, उसको पोषित करेगा, तो वो ज़्यादा संवेदनशील यानी कि ज़्यादा जुड़ पाएगा प्लांट लाइफ से। तो 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? ठीक है, कौन सा नहीं है ये हमको बताना है। इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। ठीक है, समुदाय से तो बातचीत करेगा इंसान। ऑलराइट। 4th, इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली। हाँ, बच्चे सीखेंगे तो है, ये भी सही है। इसने बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। ये भी है, सामाजिकता भी डेवलप हुई बच्चे में। 4th ऑप्शन देखिए। इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिससे वह पीड़ित थे। ठीक है, तो समुदाय, अगर उसने सर्वेक्षण किया तो समुदाय कैसे मतलब हो जाएगा, वो कैसे समझने में, तो वे पीड़ित थे, तो यही वाला रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन 4th विल बी योर करेक्ट वन। 78 क्वेश्चन देख लीजिए। आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके, सड़क दुर्घटनाओं के साथ अनुभव सुनाए अपने। उन्होंने प्रश्न पूछे कि मौजूदा समझ को आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटकों पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? ये जो स्थिति आपको बताई गई है उसमें से बताना है कि जो भी प्रिया ने किया उसमें से उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है उसका। देखिए, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण, अन्वेषण दृष्टिकोण या मानववादी दृष्टिकोण। तो इसमें क्या है, अन्वेषण यानी कि इंक्वायरी अप्रोच। मतलब कि उसने पहले इंक्वायरी की ना बच्चों से, उसने बच्चों से सारा पूछा कि उसने क्या क्या अपने सभी ने अपने अपने जो भी उस अनुभव किया था सब ने बताया। फिर उसके बाद में उसने जो भी हल निकाला उसके बाद में उसने उसका सॉल्यूशन बताया। तो ये हमारी इंक्वायरी अप्रोच कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है। समुदाय, कम्युनिटी। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए। यह सस्ता और सुलभ है। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है। यह वास्तविक स्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है।
कौन सा ऑप्शन आपको मोस्ट करेक्ट लग रहा है? देखिए, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। वाई? यह वास्तविक स्थिति को सीखने का अवसर प्रदान करते हैं। ठीक है, वास्तविक परिस्थिति क्या है? समुदाय में हमको ज़्यादा सोचने को मिलता है, क्योंकि कई तरह के लोग होते हैं, सभी अपने अपने पॉइंट्स रखते हैं, तो वहाँ पे हम ज़्यादा सीखते हैं। तो 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य बताइए। कक्षा के पुस्तकों से बाहर जाना, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, या फिर वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तक से लिंक करना, या पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण या पाठ्यचर्या से बाहर जाना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? बाहर के जीवन से जोड़ना है। सीधे सीधे आप देखिए, पूरी लैंग्वेज दे दी है, लैंग्वेज ही पूछ ली है क्वेश्चन में। पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, गोइंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता और माँ उनके बच्चे एकल परिवार का ग्रहण करते हैं। यदि दादा दादी अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो वह विस्तारित परिवार है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? ठीक है, कोई किसी ने बताया कि ये सिचुएशन है, तो हम उसके बारे में क्या सोचते हैं? आइए ऑप्शन में देख लेते हैं। परिवार की परिभाषा गलत है। रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। परिवार की अवधारणा को इसी तरह से सिखाया जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू यू विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? देखिए, इसमें जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। समावेशी मतलब इंक्लूसिव, यानी कि सभी प्रकार के बच्चों को, जो भी जिस प्रकार का है, किसी को कोई दृष्टिबाधित है, कोई विकलांग है, या फिर नॉर्मल चाइल्ड है, प्रतिभाशाली है, सभी को एक साथ पे शिक्षा देना, हर प्रकार के बच्चे को। लेकिन वहाँ पे वो बता रही है कि मतलब ऐसा एकल परिवार है, ये विस्तृत परिवार है, ये सब समावेशी नहीं है। यह बताने का तरीका गलत है, क्योंकि एक तो परिवार के कई तरीके होते हैं, सभी तरीक़ों का अच्छे से विवरण देना चाहिए। और उसमें भी कई तरीके के बच्चे हो सकते हैं जो कि एकल परिवार में रहते हों, या फिर कुछ विस्तृत परिवार में से, तो हो सकता है कि वह सामान्य महसूस ना करें। इस दृष्टि से देखते हुए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि या गतिविधियां हैं? ऑप्शन: चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण, सैमपट का प्रयोग, उपयुक्त सभी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पिक्चर रीडिंग, फील्ड विजिट, यूज़ ऑफ ब्लैक बोर्ड। देखिए, ईवीएस में तो सभी प्रकार का पिक्चर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ईवीएस में। फील्ड विजिट भी आप कर सकते हो फार्मिंग वगैरह देखने के लिए, ट्रीज़ के बारे में पढ़ने के लिए। ब्लैक बोर्ड का यूज़ तो करना ही पड़ेगा, सो इसलिए ऑल ऑफ द अबव सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनवायरमेंटल स्टडीज़ करिकुलम में लीड टू होलिस्टिक लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन इफ़ इट इज़। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि वो क्या हो? एकीकृत, समावेशी, विषयगत, या उपर्युक्त सभी। तो इसका क्या ऑप्शन करेक्ट होगा? उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकीकृत, समावेशी, विषयगत सभी प्रकार के होना चाहिए। इंक्लूसिव तो होना ही चाहिए, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी होना चाहिए, और थीम मस्ट भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस टेक्स्ट बुक हैज़ अ चैप्टर ऑन स्नेक चार्मर, यानी कि एक सपेरे के बारे में है ईवीएस का कोई चैप्टर। It is intended to make children aware and be sensitized. इसका बताना है। This is an illegal act, यह एक अवैध कार्य है। सपेरों के बारे में जो पढ़ा रहे हैं उसमें क्या मतलब बताना चाह रहा है कि यह एक अवैध कार्य है। For snake charmers as a children do not see them as orphan days,
इसलिए क्योंकि आजकल बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देख सकते। That snake charmer may not harm a snake as they need to provide the alternatives before depriving them of their livelihoods। कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। फोर्थ ऑप्शन, दैट एनिमल कीपिंग इज़ गुड सोर्स ऑफ लाइवहुड। कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन पढ़ के हमें पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। कि मतलब पढ़ाने का क्या उद्देश्य है सपेरों के बारे में, कि जो हैं सपेरे हैं वो सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित ना किया जाए। वो अपनी आजीविका कर रहे हैं, इसीलिए उनको प्रमोट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट रेलेवेंट टू मिड डे मील टाइम इन स्कूल। ठीक है, मिड डे मील के समय सबसे ज़्यादा प्रासंगिक कौन सा है, ये हमें बताना है। इट हैज़ नथिंग टू डू टीचिंग लर्निंग। टीचिंग लर्निंग से इसका कोई लेना देना नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बच्चे को मिड डे मील इसलिए दी जाती है क्योंकि वो अच्छे से लर्निंग एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर सकें। तो यह ऑप्शन का रॉन्ग हो जाएगा। इट इज़ अ गुड टीचिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ईवीएस टीचिंग लर्निंग। ठीक है, हाँ, टीचिंग लर्निंग का ईवीएस का भी एक अच्छा स्रोत है पढ़ने का। मिड डे मील के माध्यम से हम बता सकते हैं कि फूड में क्या क्या कंटेंट पाए जाते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिशन। इट इज़ फॉर चिल्ड्रन हु कम एम्प्टी स्टमक टू स्कूल। यस, दिस इज़ करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ भी हम ऑप्शन देख लेते हैं। इट्स वेस्ट ऑफ लॉस्ट ऑफ प्रीशियस टाइम ऑफ टीचिंग लर्निंग। नो, दिस इज़ टोटली रॉन्ग, ये तो गलत है। हाँ ठीक है, जो कि बच्चे खाली पेट या एम्प्टी स्टमक स्कूल आते हैं उनके लिए सही है, क्योंकि खाली पेट तो भजन नहीं होता जैसा कि हमने सुना है। तो खाली पेट वो कैसे पढ़ सकते हैं, पढ़ने में उनका मन भी नहीं लगेगा, इसलिए मिड डे मील तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आइए देख लेते हैं। व्हाट डज लर्निंग विदाउट बर्डन इन कंटेक्स्ट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़ इम्प्लाई। लर्निंग बिना बोझ के पढ़ना क्या बताता है। स्कूल बैग कम करना, लेस वेट ऑफ स्कूल बैग, लेस नंबर ऑफ चैप्टर्स इन ईवीएस बुक्स, अध्यायों का कम करना, लोड्स ऑफ इनकम्प्रीहेंशन नीड्स टू बी रिड्यूस्ड, अबोध का भार कम करने की ज़रूरत, द ईवीएस करिकुलम नीड्स टू बी रिड्यूस टू हाफ। ईवीएस के पाठ्यक्रम को कम करना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन कॉम्प्रिहेंशन नीड टू बी रिड्यूस्ड, अबोध के भार को कम करने की ज़रूरत है, ना कि स्कूल बैग के वजन को कम करना और अध्यायों की संख्या कम कर देना या पाठ्यक्रम को आधा कर देना। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द पर्पस डज ग्रुप लर्निंग सर्व्स इन ईवीएस क्लासरूम। बॉयज़ एंड गर्ल्स कैन लर्न सेपरेटली। देखिए, सेपरेटली नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड देखते हैं। टू सेग्रीगेट हाई परफॉर्मेंस एंड लो अचीविंग स्टूडेंट्स एंड टू डू रेमेडियल टीचिंग। देखिए, सेग्रीगेशन इज़ अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, ये मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया है वीडियोस में। तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, सेपरेटली वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। टू इंकलकेट वैल्यूज़ ऑफ ऑपरेशन एंड वर्किंग टुगेदर टू इनेबल ईच चाइल्ड पार्टिसिपेट एक्टिवली एंड लर्न, या फिर टू मैनेज स्टूडेंट्स ईजिली रिड्यूस वर्कलोड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अपना बोझ थोड़ी ना कम करना है, ये गलत है। तो इसमें से ताकि बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, लर्न सके, सीख सके, सक्रिय रूप से भाग ले, सक्षम बनाना, ही ऐसे जब शब्द आते हैं वो ऑप्शंस हमारे करेक्ट होते हैं। ठीक है, तो पेडागोजी में बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, शब्दों पे ध्यान जाना है। कौन सा शब्द है, अच्छा ये शब्द है, अच्छा अलग करने की बात कर रहे हैं, गलत, ये ऐसा तो नहीं करना है। अच्छा सक्रिय बनाने के बारे में बात कर रहे हैं, ये सही है। तो ये प्लीज़ शब्दों पे आप लोग बहुत ध्यान दीजिए, तो आपको बहुत आसानी से पेपर हो जाएगा। आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम यहाँ पे करा रहे हैं सिर्फ उतना भी कर लेंगे तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम देखते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बाला या BALA। देखिए, ब्रेन एडेड लर्निंग असाइनमेंट या ब्राइल एज लर्निंग एड, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, ब्राइल एडेड लर्निंग असेसमेंट। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये हो जाएगा बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ठीक है,
अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। व्हाट डू अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क्स मीन्स? वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्यपुस्तक स्पष्टीकरण या विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं। वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार, सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। कौन सा करेक्ट होगा? देखिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं। ठीक है। आइडियाज दैट डिफर फ्रॉम फॉर्मली एक्सपेक्टेड एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट, किसी भी कॉन्सेप्ट का जो भी स्पष्टीकरण दिया गया है, जो भी एक्सप्लेनेशन दी गई है, उसका वैकल्पिक यानी कि उसका अल्टरनेटिव, ठीक है, वही होता है वैकल्पिक ढांचा। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। विमेन आर वीकर देन मैन, इट इज़ अ, ये कौन सी बात है कि महिलाएं जो हैं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं? ये कैसी बात है? एक मिथ है, एक साइंटिफिक फैक्ट है? डू यू थिंक सो? नहीं, साइंटिफिक फैक्ट नहीं। स्टीरियोटाइप में भी सुपरपोजिशन नहीं, स्टीरियोटाइप भी हो सकता है, लेकिन ये एक ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ये एक मिथ है, क्या एक मिथक है। तो देखिए ये आपके 30 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके पेपर में आए हुए थे। ये मैंने यहाँ पे कराने की कोशिश की है। होप सो कि आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को थम्स अप लगाइए, यानी कि लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू।